हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित हमारे 116 क्वेश्चन यानी 116 जो है कंप्लीट हो गए थे। आज हम 117 से आधुनिक भारत में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले यानी 1885 से पहले सबसे जो प्रमुख संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था और इस संस्था से सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट विवाद, ठीक है, जो इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया गया था। और इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हटाया गया था 1874 में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप एक्सप्लेनेशन का देख सकते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की थी और इनकी प्रथम नियुक्ति जो है सिलहट यानी बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों, पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट को लेकर जो विरोध करने वाले पहले भारतीय थे वो थे आपका राजा राम मोहन रॉय। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे। इन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे थे। चाहे बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है या फिर भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने दिया था। और कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय मानते हैं। अगला हमारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपका जो है इसमें राइट आंसर नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं 1884 में, ठीक है। तो मद्रास महाजन की स्थापना 1884 में बी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था वो थे आपके 72, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था ये भी पूछा गया एग्जाम में। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव जो है A.O. ह्यूम थे, ठीक है। ये A.O. ह्यूम जो है इसकी इन्होंने अध्यक्षता कभी नहीं की थी, ये पहले महासचिव इसके थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो किसने की थी? A.O. ह्यूम। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। और 1884 ईस्वी में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल जो है बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई कर दिया गया।
और भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ और इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। किसके सुझाव पर? दादा भाई नौरोजी की। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करें, A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका भी राइट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो संस्थापक एक क्या थे? असैनिक सेवक, ठीक है, यानी सेवानिवृत्त अधिकारी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इससे पहले एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई, अब जो है मुंबई में हुआ है। वर्तमान नाम मुंबई, पहले क्या था? बम्बई। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के, 21 सदस्य मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से और 7 सदस्य जो है उत्तर प्रदेश एवं अवध से और 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसके महासचिव जो है यानी सचिव A.O. ह्यूम को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी दादा भाई नौरोजी ने की थी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था और इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, यानी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला हमारा, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी 1924 में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिसंबर 1924 में बेलगांव कहाँ पे? कर्नाटक में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया गया और इसी अधिवेशन में गांधी दास, ठीक है, महात्मा गांधी और CR दास समझौते को अनुमोदित किया गया था। अगला हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो भारतीय पूछा गया तो यहाँ पे सरोजनी नायडू राइट हो जाएगा और पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया तो श्रीमती एनी बेसेंट यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सरोजनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, ठीक है, जन्म और मृत्यु, और प्रख्यात कवियत्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो 27वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका बांकीपुर में, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी बिहार में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता भी कहा गया। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, किसने लिखी थी? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो लिखी थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, भारत के ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। अगला हमारा, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलनों न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा या योजनाबद्ध किया गया आंदोलन था, तो ये कहा था आपका बी सर सैयद अहमद के द्वारा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कि कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था।
और सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन जो है न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो आप देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट जो दिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है और जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। और इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। और वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं या मैं इसे अपनी आंखों से देख सकूं, ये कर्जन ने कहा था। और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर या फिर खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो राय बहादुर या फिर खान बहादुर जो उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर या फिर खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में ही पारित हुआ था और इसको समाप्त किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर जो नरमपंथी नेता थे वो थे शहरी क्षेत्रों से, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उदारवादी राजनीति या फिर राजनीतिक अभिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादाभाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता की बात करें या दिन शाह वाचा, व्योमेचंद बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। और इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे और कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इसका कोई संपर्क नहीं था। और फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे और उन्हें व्यक्त करे और उनके उपचार का प्रयत्न करे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? तो कौन उपग्रंथी नहीं था? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो है उदारवादी थे, ना कि उग्रवादी। तो आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है उत्तेजना के बावंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया और 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। और वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सेवक समाज की स्थापना की थी सी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, इंडियन सर्वेंट सोसाइटी, भारत सेवक संघ जो समाज है इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आप देख सकते हैं वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जीवी के देवधर और एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए और एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला क्वेश्चन हमारा, ईस्वी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो ये कहा था आपका 39 का जो होगा ई,
यानी हिंदुस्तान, सॉरी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 139 का ए। किसके लिए कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा रजनी पॉम दत्त ने। वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए रजनी पॉम दत्त ने कहा था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। रजनी पॉम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या फिर गांधी इरविन वार्ता हो। और इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन, ठीक है, प्रभावाधीन आया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था वो है आपका 1906 के बाद, 1906 के बाद, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद। आप देख सकते हैं वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ता है। और गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था? प्रमुख कांग्रेसी नेताओं में जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, लाला लाजपत राय हो गए और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था। और इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया और तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे थे, कब से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर, ठीक है, असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया था और तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह 18 मंथ्स की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। और इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेता हो जाएंगे आपके अरविंद घोष, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी है। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अरविंद घोष भी थे और सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चलाया गया था और अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई थी, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया और कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए और वहीं एक अपना आश्रम बनाया गया था इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 15 अगस्त 1906 को, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ लाल बाल पाल और जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये हैं। मैं बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एम.जी. रानाडे समाज सुधारक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी वो थी आपकी 15 का बी,
यानी राजावामबद्ध आंदोलन। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की जो प्रमुख पद्धति थी वो थी राजवामबद्ध आंदोलन, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिगेशन। ठीक है, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, ये उदारवादियों का काम था। अगला है हमारा, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, और साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला लाजपत राय लाठियों के प्रहार से घायल हो गए और परिणामस्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभिनव भारत का संबंध आपका वी.डी. सावरकर से हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन जो वी.डी. सावरकर द्वारा बनाया गया था। आप देख सकते हैं अभिनव भारत को स्थापना वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी, और स्थान कहाँ है? नासिक, महाराष्ट्र में। संस्थापक हो जाएंगे वी.डी. सावरकर, और वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा यानी अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास किया गया था 1908 में। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 1908 यानी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था, परंतु किंग्स फोर्ट बच निकले गए। ठीक है, बच गए, और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। और सबसे कम उम्र में फांसी देने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस को ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो राष्ट्रवादी समाचार पत्र जो नहीं है वो है द टाइम्स ऑफ इंडिया। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और द महरत्ता समाचार पत्र जो है राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जो नहीं जुड़ी हुई थी वो था आपका डी, यंग इंडिया। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था, और महात्मा गांधी अहिंसा, ठीक है, अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया, और युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारकों के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। सबसे पहले जी सुब्रमण्यम अय्यर आ जाएंगे, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक आ जाएंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं समाचार पत्र और संपादक, द हिंदू किसका था? जी सुब्रमण्यम अय्यर का। केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का। और सुधारक की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा या पाकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था उग्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, कब कहा था? 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। और तिलक राजनीतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और यह समझौता लखनऊ समझौता या फिर कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय क्रांति की जननी तो कहा जाता है आपका मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैडम कामा, मैडम भीकाजी कामा का जन्म जो है 24 सितंबर 1861 को हुआ था और इनके माता पिता यानी पेरेंट्स पारसी थे और सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे और मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की और बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों तथा यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई और 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था और यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे, ठीक है, का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो कहाँ फहराया था भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा के द्वारा 1907 में जो प्रथम तिरंगा फहराया गया था वो जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो हैं श्याम कृष्ण वर्मा यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे इंडिया हाउस इसलिए कहा गया है कि उस टाइम जो यूरोपियन कंट्रियों में जो हमारे इंडिया के युवा पढ़ने जाते थे तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के वहाँ पे रहने के लिए उनकी व्यवस्था की थी उन युवाओं के लिए। तो आप देख सकते हैं फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशलिस्ट, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया और लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से प्रेरित पेरिस और अंततः जिनेवा चले जाते हैं। अगला है हमारा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंग भंग आंदोलन के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गए और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था आपका 1911 में, 1911 में हुआ था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया और जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना गया और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया और साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया और असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला है हमारा, कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में
ठीक है। 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के फलस्वरूप कांग्रेस विभाजन की शुरुआत हुई थी। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया और नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया और नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान जो है पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अगला हमारा, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था W.W. हंटर के द्वारा। ठीक है, आप सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि यदि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो महत्तम है वो बचाव होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया गया और संस्थापक हो जाएंगे इसके सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेंद्र चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया था और इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुई थी और इसका उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी बनाना और इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी थी। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में जिसे मृत्युदंड दिया था वो थे आपके ए यानी मदन लाल धिंगरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर कर दी थी। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।